अगर आप यूएस में हो तो इंडिया में सारे लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमा रहे होगे, आपके पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स होगा, यू आर लाइक आप पैसा प्रिंट कर रहे होंगे। हमारे पापा को भी लोग बोलते हैं अरे आपका लड़का अमेरिका में है, आपके तो घर में पैसा रखने की जगह नहीं होगी। बट सबके साथ यूएस में ऐसा नहीं होता है। जो लोग आईटी में हायर पोजीशन पे हैं, मैनेजर्स हैं या रियल एस्टेट में है, स्टॉक मार्केट में हैं, बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट अगर आप पीएचडी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, पोस्टडॉक हैं, तो यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग लाइक कैसे पैसा बचाएं। आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ कि जब मैं एज ए पोस्टडॉक ज्वाइन किया तो क्या क्या करता था पैसे सेव करने के लिए और कैसे हमें पैसा सेव करना चाहिए। और सेविंग मनी इज रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप यूएस में हो, बाई चांस आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आप किसी से हेल्प मांगते हो इंडिया में या फैमिली से, तो लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम तो यूएस में हो, तुम पैसा मांग रहे हो। लोगों को बिलीव नहीं होता है कि अरे आपके पास पैसा नहीं, आप मजाक कर रहे हो। और इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंगलोर में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, चेन्नई में है, कोलकाता में, एवरीवेयर इज सो मच कॉस्टली। सो हमको सेव करना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा डिटेल होगी बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग आई डिड टू सेव द मनी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं बोस्टन मैसेच्यूसेट्स में रहता हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। आप सब लोगों के लिए इनकरेजिंग, मोटिवेटिंग एंड अच्छी वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको सीख सकते हैं। और हमारा एक फैमिली ब्लॉग भी है जिसका नाम है भारतीय फैमिली ब्लॉग, उसका लिंक रहेगा नीचे। जिसको फैमिली ब्लॉग में इंटरेस्ट है उस पर भी जाके देख सकता है। अगर हमारा इंडिया का ब्लॉग देखे होंगे या हमारा होम का ब्लॉग देखे होंगे या हमारी कैरियर स्टोरी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा बैकग्राउंड कैसा था, हम किस कंडीशन से आए थे और अभी तक क्या अचीव कर पाए हैं और कैसे फाइनेंशियली हमने घर को सपोर्ट किया। सो पोस्टडॉक की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसमें मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे सेव किया। और मैं इंडिया में एक अच्छा सा घर बनाया, मम्मी के लिए कार खरीदा, पापा के लिए बाइक, भाई के लिए बाइक एंड बहन की शादी में बहुत सारी चीज़ें किया। बहुत सारे मनी सेव करके इंडिया के अकाउंट में भी रखा। सो मैंने कैसे किया पोस्टडॉक की सैलरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, देयर इज मल्टीपल रीजन। नंबर वन, इंडिया में जितने लोग हैं वो सोचते हैं कि सारा पर्सन जो एनआरआई है या यूएस में रहता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। बट ये पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर या पोस्टडॉक या जो लोग रिसर्च रिलेटेड जॉब कर रहे हैं उनमें ऐसा नहीं है। स्पेशली जो एकेडमिक एरिया में है उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा है। कुछ लोग इंडिया में भी सोचते हैं कि अरे लड़का एनआरआई है, उससे शादी कर दो, हमारी लड़की बहुत इंजॉय करेगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी केस देखा हूँ कि यूएस में है, बड़ा एक्साइटेड होके आते हैं, देन यहाँ पे पता चलता है अरे यार इतनी सैलरी है, इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो इतना पैसा नहीं बचता है बहुत मस्ती करने के लिए। सो ट्रू रियलिटी इसमें बताऊँगा, अपनी सैलरी बताऊंगा, तो इंडिया में जो लोग हैं उनको भी पता चलेगा कि सबके साथ एक केस नहीं होता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए सेविंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर स्पेशली आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मोस्ट ऑफ जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं एंड पोस्टडॉक करने के लिए लोग जो इंडिया से आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास फैमिली। सो सबके लिए पैसा सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में रहते हुए हम लोग ये सोचते हैं कि अरे यूएस जाएंगे तो हम बहुत फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी हो जाएगी। तो अगर अच्छे से आपने प्लान नहीं किया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो इट्स रियली हार्ड टू सेव द मनी। मैंने एक वीडियो बनाया था पोस्टडॉक सैलरी का कि कितना टैक्स होता है, कितना इन हैंड आता है और क्या एक्चुअल रियल है। तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि जब इतने पोस्टडॉक में बचता नहीं है तो तुम कैसे पैसा बचा पाए। तो आज की वीडियो में डिटेल बताएंगे कि हम कैसे पैसा बचा पाए। पहले बात करते हैं कि हमारी सैलरी कितनी थी फर्स्ट ईयर में। 2012 में मैंने पोस्टडॉक की तरह ज्वाइन किया J1 वीजा के ऊपर। उस टाइम पे पोस्टडॉक की जो सैलरी थी $39,264 थी। तो अगर पर मंथ आप कैलकुलेट करेंगे 3300 के आसपास आएगा। बट टैक्स कटने के बाद जो इन हैंड आता था हमें वो $2600 पर मंथ आता था। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 20-25% आपका टैक्स में चला जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि टैक्स रिटर्न आएगा, उसको आप भूल जाओ, किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा, वो मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, J1 वीजा के ऊपर आते हैं तो आपका 2 साल तक सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्स नहीं लगता है। ओनली फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड सिटी टैक्स लगता है। 1-2 साल सैलरी बढ़ती भी है
बट 2 साल के बाद क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्स भी अप्लाई होने लगता है, आपके टेक होम सैलरी से और कट जाता है। तो सैलरी तो थोड़ा बढ़ी बट एक्चुअली में आपके पास उतना ही पैसा आया। 5th ईयर में 2017 में जो मेरी सैलरी थी 53,300 समथिंग थी। इन हैंड कितना आता था, $3,000। सो 5 साल में हमारी सैलरी 39,264 से 53 पहुंची, बट एक्चुअली टेक होम जो सैलरी है 2600 से 3000 ही रही। तो ये मान के चलिए कि अगले 5 साल आपकी सैलरी तो बढ़ेगी बट टेक होम सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो फर्स्ट वे टू सेव इज हाउसिंग। हाउसिंग कास्ट अमेरिका में सबसे बड़ा एक्सपेंस है, तो आपको हाउसिंग में बचाना बहुत ज़रूरी है। सो जब मैं फर्स्ट टाइम पोस्ट डॉक करने आया था तो मैंने अपने बॉस से बोला था कि आप एयर फेयर हमें दोगे आने के लिए, हाउसिंग का दोगे? तो बोला कि नहीं, एयर फेयर हम नहीं देते हैं, बट हमारे लैब में पॉलिसी है कि जो पर्सन भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है उसको हम 1 महीना के लिए हम रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमें फर्स्ट मंथ फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट मिल गया। तो उस टाइम पे फर्निश्ड स्टूडियो का $1,500 पर मंथ प्राइस रहता है, बट अगर अनफर्निश्ड लेते हैं तो भी उस टाइम पे 800 था। बट जो भी कहें, हमारा उस 1 मंथ में पैसा बच गया। फर्स्ट मंथ में ही मैंने रियलाइज कर लिया कि आते ही ये मुझे रियलाइज हो गया कि यहाँ पे रूममेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रूममेट नहीं रखना चाहता था पर्सनली, क्योंकि स्टडी या रिसर्च के टाइम पे मुझे लगता है कि अकेले मैं ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। बट इमीडिएटली फर्स्ट वीक में ही मुझे रियलाइज हो गया कि अगर रूममेट नहीं रखूँगा तो बहुत ज़्यादा पैसा हाउसिंग में चला जाएगा एंड आई कैन नॉट सेव। सो तुरंत मैंने रूम सर्च करना शुरू किया और पैरेलली रूममेट सर्च शुरू किया। उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था और एक इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से छोड़ के जा रहा था, मैंने उसका लीज टेक ओवर कर लिया जो कॉस्टली थी। वहाँ पे मैंने गलती किया क्योंकि चीज़ें मुझे पता नहीं थी। वो लोग जो बोले तो मुझे लगा इंडियन है, सही बोल रहे होंगे, बट एक्चुअली में वो कॉस्टली लीज हो गई। तो भी 900 पड़ता था उसका, 900 पर मंथ उसका रेंट था। स्टूडियो अपार्टमेंट था, 465 स्क्वायर फीट के आसपास था, तो ठीक साइज था। बिजली, इंटरनेट, वाटर, सीवेज सब मिला के 1050 पड़ता था। उस स्टूडियो अपार्टमेंट में मूव करने से पहले ही मैंने रूममेट फाइंड किया। एक इंडियन ही तेलुगु लड़का था, IT में काम करता था, तो उसको फेसबुक क्रेगलिस्ट पे मैंने पोस्ट किया, वहाँ से फाइंड आउट किया और बोला साथ में रहते हैं। मुझे स्टूडियो अपार्टमेंट शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक प्राइवेसी नहीं चाहिए थी। मैं ठीक है, वो भी लड़का, हम भी लड़का हैं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं सब लड़के वैसे रहेंगे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो हमारे साथ साल भर रहा। तो हमारा जो कास्ट है वो 50% हाउसिंग में सेव हो गया। तो ये सोचिए कि $1,050 पर मंथ हम अकेले देते, वहाँ पे हम $525 में हमारा काम हो जा रहा है। और साथ में होने से मस्ती भी हो जाती थी, वो साथ रहता तो फिर हम लोग घूमने चले जाते थे, क्लब चले जाते थे, कभी वो कार रेंट किया तो हम उसके साथ घूमने चले गए। तो काफ़ी चीज़ें सेव हो जाती थी शेयरिंग करने से। सेकेंड ईयर में उसी रूम का जो प्राइस था 900 से घटा के 750 कर दिया अपार्टमेंट वालों ने। बोला कि आप इसको कंटिन्यू करते हो तो 750 पर मंथ में हम देंगे। तो ये समझो कि $840 में हो जाता था। तो नेक्स्ट ईयर और थोड़ा सा सेव होने लगा। थर्ड ईयर अपार्टमेंट वालों ने क्या किया, बोला कि हमको आपको 1000 पर मंथ में देंगे। डायनेमिक था उनका, कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं बोला कि नहीं, मुझे 1000 में नहीं चाहिए। फिर मैंने बात किया तो बोले कि अगर आप इस लीज को ब्रेक करके नई लीज साइन करते हो उसी अपार्टमेंट में तो हम आपको डिस्काउंट पे देंगे, 800 पे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? तो बोले कि आपको मूव करना पड़ेगा। तो मैं कहा ठीक है, मूव करने में क्या है, मैं सामान मूव करूंगा। तो बहुत सारे लोग मूविंग से डरते हैं कि ये सामान मूव करना, फिर नई जगह जाना, तो इससे अच्छा इसी में रहो, बट कास्ट उस बढ़ा देते हैं वो लोग। तो मैंने कहा नहीं, मैं मूव करूंगा। 4th ईयर में भी ऐसा हुआ। रघु हमारा रूममेट था, उस टाइम पे वो लोग बोले कि हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो मैंने 3rd ईयर एंड 4th ईयर में भी 2 बार मैंने रूम चेंज किया उसी अपार्टमेंट में। मूविंग में टफ रहता था, बट बहुत सारे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब लोग वहाँ पे हैं, तो हेल्प मिल जाता था। बट पैसा मैंने काफ़ी सेव किया। कंचन फिलाडेल्फिया में यूपेन में थी, पोस्ट डॉक कर रही थी, और मैं बाल्टीमोर में था। ये था कि मैं वीकली कंचन को विजिट करूंगा, कंचन हमें विजिट करेगी। तो इस केस में अगर मैं भी 1 बेडरूम ले लेता, कंचन भी 1 बेडरूम ले लेती, तो दोनों का पैसा सेपरेटली वेस्ट होता। मैंने क्या किया, मैंने 1 बेडरूम लिया। रघु लिविंग एरिया में रहता था, मैं बेडरूम साइड में रहता था कि इन केस कभी कंचन विजिट करती है तो रह सकती है।
बट मेरा मोस्ट ऑफ द प्लान ये था कि मैं ही वीकली या बाई वीकली फिलाडेल्फिया पहुंचता था, और कंचन वहां पे एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट ली थी। तो इस तरह मैं अपना फुल शेयरिंग में रखता था, तो स्टिल 50% हाउसिंग में मैं सेव कर रहा था। 5th ईयर में हमारी कंचन की शादी होने वाली थी। हमारा और कंचन का ये था कि वो यूपेन में है और मैं बल्टीमोर में हूँ, तो बीच में कहीं पे हम एक अपार्टमेंट लेंगे और वहां से दोनों लोग अप डाउन करेंगे। रघु अकेले 1 ईयर की लीज नहीं साइन करना चाह रहा था, क्योंकि वो भी श्योर नहीं था कि वो कहाँ जॉब करेगा नेक्स्ट ईयर या छोड़ के इंडिया चला जाएगा। रघु एक ऐसी एरिया में मूव कर गया जहाँ पे चीप था, बहुत अच्छी एरिया नहीं है बट वहाँ इसलिए मूव कर गया कि लीज नहीं साइन करना पड़ रहा था, और दूसरी चीज चीप भी था। $450 पर मंथ एक बेडरूम का था। किचन सब लोग शेयर करते थे, मल्टी स्टोरी हाउस था। मैं इंडिया के जा रहा था तो अपना सारा सामान जो इंपॉर्टेंट सामान था 2 या 3 बैग में पैक किया, रघु के रूम पे रख दिया। रूम पे जितना फर्नीचर था सब या तो दोस्तों को दे दिया या तो बेच दिया। कोई लीज नहीं साइन किया और इंडिया चला गया। रघु बोला कि उधर से आने के बाद मेरे पास रुकना और फिर बाद में डिसाइड करना कि कहाँ पे रूम लेना है। तो मैं उधर से आया तो रघु के पास 3 महीने रहा। वहाँ पे काफ़ी पैसे सेव किया। क्यों? क्योंकि $450 रूम का था और खाने पीने का मैं देख लेता था, तो लाइक 400-500 में मैनेज हो गया। उस बीच में कंचन का डिसाइड हो गया कि कंचन बल्टीमोर मूव करेगी। कंचन के पास जॉब नहीं थी, अब मैं सिंगल पर्सन जॉब कर रहा हूँ। हमारे लिए पैसा सेव करना और इम्पॉर्टेंट हो गया। बल्टीमोर का जो बेबी कैंपस था वो चीप था, नॉट ए ग्रेट प्लेस बट यस डेफिनेटली चीप था। तो मैंने वहाँ पे 2 बेडरूम लिया 900 में। कंचन से मैंने पूछा तो कंचन बोल रही है कि 1 बेडरूम को हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो हमने किसी से रेंट लिया 900 पर मंथ और यूटिलिटी वगैरह लेके 1100 के आसपास आता था। एक अमेरिकन कपल था, लड़का अफ्रीकन अमेरिकन था, लड़की वाइट थी, बल्टीमोर के ही बार्न एंड ब्राटा थे। हमने उनको रेंट कर दिया 1 बेडरूम। 2 बेडरूम लिया, 1 बेडरूम में हम, 1 बेडरूम में वो कपल रहता था। किचन और लिविंग एरिया शेयर करते थे। वो लोग काफ़ी फ्रंट यार्ड यूज करते थे, हम लोग बैक यार्ड यूज करते थे ज़्यादातर। उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था शेयरिंग का, बट ये भी था कि काफ़ी पैसा बचता था। तो हम लोगों का $450 पर मंथ में काफ़ी काम हो जाता था। उस टाइम पे कंचन का इंश्योरेंस में $450 पर मंथ मुझे पे करना पड़ता था, प्लस अपना ओन एक्सपेंसेस है ही। पैसा सेव करके मुझे ग्रीन कार्ड भी फाइल करना था। ग्रीन कार्ड फाइल करने में $12,000 से ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम पे सारे पैसे सेव करके मैंने ग्रीन कार्ड में डाल दिया। प्लस हम लोगों ने क्रॉस कंट्री यूएस ट्रिप मारी थी उसी टाइम पे, जिसमें हमारा $6,000 का खर्चा आया था, तो वो भी अच्छा रहा। ऐसे सेव किया वहाँ पे। बल्टीमोर बेबी कैंपस में लोग जाने से डरते थे, बट मैं वहाँ पे रहा। मैं पार्टी भी करता था, लोगों को भी इनवाइट करता था। मैंने लैंडलॉर्ड से परमिशन लेके पूरे बैकयार्ड में मैंने गार्डनिंग शुरू कर दी थी। इतनी ह्यूज, इतना प्रोडक्शन हुआ कि हम सबको टमाटो, लेट्स, धनिया सबको अपने दोस्तों को देते थे। लोग आके ले भी जाते थे, इतना गार्डनिंग किया। बैकयार्ड में मैं पूरा बारबेक्यू का सेटअप लगा दिया था, टेबल वगैरह बना दिया था। तो लोग आते थे, अच्छी खासी पार्टी होती थी, रैंडम पार्टी होती थी कभी भी। तो काफ़ी उस प्लेस को एंजॉय भी किया, पैसे भी सेव किया। उसी टाइम पे कंचन प्रेग्नेंट हो गई, 2 बच्चे होने वाले हैं। वहाँ पे रहना ठीक है नहीं ठीक है, तो कास्ट कैलकुलेट करना शुरू किया। उस टाइम पे कंचन की भी जॉब लग गई थी और ये हुआ कि हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पे रहना ज़्यादा कास्ट इफेक्टिव होगा और बच्चों को फैमिली के हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर हमने वापस होमवुड कैंपस बल्टीमोर सिटी में मूव किया। कॉस्टली था बट वहाँ पे एक अपार्टमेंट थोड़ा दूरी पे था, लिंकवुड अपार्टमेंट, जो कंपैरेटिवली चीप था। 1200 पर मंथ में मैंने 2 बेडरूम अपार्टमेंट लिया, जिसका एरिया था 1000 स्क्वायर फीट के आसपास। वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल था, बट मेरा चाइनीज़ दोस्त था, वो छोड़ रहा था और जस्ट उसी के बाद मैं एंट्री मार लिया वहाँ पे। तो मुझे अच्छा अपार्टमेंट मिल गया। वहाँ रहने से फ़ायदा ये हो गया कि मैं एक कार से हम लोग दोनों जॉब मैनेज कर लिए, क्योंकि एक पर्सन कार से जाता था, एक पर्सन बस से जाता था। और दूसरा पर्पज़ वहाँ रहने का था कि हम लोग डे केयर में बहुत पैसा सेव कर सकते हैं। होमवुड कैंपस के आसपास बहुत सारे पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी वाइफ जो हैं, हाउस वाइफ हैं बहुत सारी, उनसे हमने हेल्प ले लिया कि अपने बच्चे उनको दे देते थे, तो कम पैसेज में मैनेज हो जाता था। डे केयर में बहुत कॉस्टली, तो उनको अपना बच्चे दे देते थे और उनको भी कुछ अर्निंग हो जाती थी, तो वो भी हैप्पी, हमारा भी कम पैसे में हो जाता तो हम भी हैप्पी। तो इस तरह डे केयर में भी हमने काफ़ी सेव कर लिया। 2021 में कंचन को इंडस्ट्री में जॉब लगी, हम लोग बोस्टन मूव कर रहे थे। मेरी जॉब नहीं थी उस टाइम पे भी। ये मेरा कंसर्न था कि हाउसिंग में हमें सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2200 से लेके $3500 पर मंथ है। तो हमने यहाँ पे चूज किया जिसका प्राइस है 2350 के आसपास।
जिसमें हीटिंग भी इंक्लूडेड है, वाटर भी इंक्लूडेड है, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के सब इंक्लूडेड है। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का देना है, इंटरनेट का देना है, तो सब मिला के हमारा ये समझिए कि 2500 पर मंथ में हो जाता है। हमारे बगल में ही लोग रहते हैं, वहाँ पे 3300 3000 पर मंथ देते हैं 2 बेडरूम का। थोड़ा सा बेटर है, बट स्टिल मुझे लगा कि अगर मैं $500 पर मंथ सेव करता हूँ तो फैमिली के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको चूज किया। यूएस में सबसे बड़ा एक्सपेंस हाउसिंग होता है, तो हाउसिंग से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार एंड इंश्योरेंस कैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं या कपल हैं, सिटी एरिया में रहते हैं, तो मोस्टली ईस्ट कोस्ट में क्या है, किसी सिटी में चले जाएं, या बोस्टन में, न्यूयॉर्क में, बल्टीमोर में, फिलाडेल्फिया में, वाशिंगटन डीसी में जो पब्लिक कम्यूट है वो काफ़ी अच्छा है। तो बल्टीमोर सिटी में मैं रहता था, वहाँ से मुझे कहीं माल जाना है तो मेरीलैंड MTA की बस यूज करता था। सिटी के अंदर कहीं रेस्टोरेंट जाना है, घूमना है, तो वहाँ सिटी के थ्रू फ्री शटल है, उससे जाता था। जॉन हॉपकिंस कैंपस के अराउंड 4-5 किलोमीटर की रेडियस में लाइब्रेरी जाना है, ग्रॉसरी करने जाना है, इंडियन स्टोर जाना है, फ्री शटल है, आप कॉल कीजिए जाइए। तो वहाँ पे कॉलेज शटल चलती है, जॉन हॉपकिंस अपने सारे कैंपस को शटल से कनेक्ट की हुई है, तो सारी चीज़ें फ्री है और या तो मिनिमम प्राइस में है। तो आप बिना कार रखे भी बल्टीमोर सिटी में आप रह सकते हैं। और जब आपको रियली घूमने का मन है तो आप वंस इन ए मंथ या वंस इन ए 2 वीक्स आप रेंटल कार ले सकते हैं। तो आपका इंश्योरेंस में काफ़ी सेव हो जाएगा, कार का एक्सपेंस में भी काफ़ी सेव हो जाएगा, और कार खरीदना ही खर्चा नहीं होता है। जब कार हो जाती है ना, ओ चलो माल घूम के आते हैं, फिर माल में जाते हैं, अननेसेसरी हम लोग डील में शॉपिंग करते हैं, अच्छा ये करते हैं, चलो ये खा लेते हैं, दोस्तों के साथ गए, यहाँ घूमने गए, वहाँ घूमने गए। तो कार का जो एक्सपेंस तो रहता है, बट अननेसेसरी एक्सपेंस भी बहुत बढ़ जाता है जो हिडन होता है। अगर ज़रूरत नहीं है तो कार और इंश्योरेंस में पैसा सेव कर सकते हैं। मैं 4th ईयर में कार लिया था, तो 4 साल मेरा कार का, इंश्योरेंस का और जो बाकी अननेसेसरी शॉपिंग का पैसा था वो बचा था। 4th ईयर में वो भी इसलिए लिया क्योंकि कंचन के पास बाई वीकली मैं विजिट करूंगा फिलाडेल्फिया में, तो कार रहेगी तो चीप रहेगा और सही रहेगा। और उस टाइम पे भी मैंने 3500 की बहुत डील के बाद एक अच्छी सी कार ली थी, एंड दैट वाज ए गुड डिसीजन। फैमिली इंश्योरेंस वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट होता है, बट इसमें कोई बचा नहीं पाता है। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर आपके एक वाइफ है, एक बच्चा है, तो इट्स रियली रियली ह्यूज मनी। आपको करीब $600 to $800 पर मंथ, चीपेस्ट भी इंश्योरेंस फाइंड करेंगे ना तो भी आपको $600 पर मंथ इंश्योरेंस देना पड़ेगा। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या स्पेशली NIH की जो लैब्स हैं वो आपको पोस्टडॉक में फुल इंश्योरेंस देती हैं। तो अगर आप NIH में पोस्टडॉक मिल गया है तो यू आर बेस्ट प्लेस। आप वहाँ पे बहुत कम खर्चा रहता है, तो आप अगर बच्चे करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे बहुत कम कास्ट रहती है। उनके इंश्योरेंस ऑलमोस्ट फ्री की तरह रहता है। अनदर सबसे बिगेस्ट हैबिट जो मेरी थी, जो पैसा बचाने के लिए, मैं बहुत फूडी पर्सन नहीं हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, और चलो ये रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, नहीं। रीज़न नंबर 1 कि मुझे बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है, और बाहर खाता हूँ तो अक्सर मेरा डाइजेशन, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो खाना खाते वक्त मैं इंजॉय करता हूँ 1 घंटे, बट उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो मैं बहुत रेयरली दोस्तों के साथ बाहर खाता था, बहुत रेयरली। 2013 से मेरी डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी, तो मैं हमेशा घर पे खाता था। ये समझिए कि मंथ में 1 बार मैं कभी बाहर खाता था या 2 बार, वो भी दोस्तों के साथ पार्टी में। दोस्तों के साथ जो मेजर फन वाली पार्टी होती थी उसमें हम लोग एक ही जगह मिल के सब लोग बनाते थे, खाते थे। तो जब एक जगह किसी के रूम पे मिल के बनाओ, खाओ, पार्टी करो तो कास्ट बहुत कम हो जाती है। बट वही सारे लोग आप कहीं क्लब में चले जाते हो, बिग रेस्टोरेंट में चले जाते हो, तो हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। लाइक अगर साफ से बियर का बड़ा पैक खरीदते हो तो एक बियर की जो कास्ट होती है वो $2 के आसपास आती है या $3 आएगी। कास्को से लेते हो तो और चीप आती है, बट वही बियर आप क्लब में जाके जब पीते हो तो $10 आपको पड़ती है। मोस्ट ऑफ द पार्टी 5-6 लड़के सब मिल के करते थे, तो काफ़ी सेविंग भी होती थी, फन भी होता था, और एक बड़ा अच्छा सा क्लोज ग्रुप बन गया था। और मेरी एक जो बिगेस्ट हैबिट है कि जो मुझे खाना है वही मुझे लाना है। आओ ये भी रख लें, वो भी रख लें, नहीं, जो खाना है वही लाना है और उसको फिनिश होना चाहिए। फूड वेस्टिंग नहीं होना चाहिए। जहाँ किन्स के शटल यूज करता था या तो वॉकिंग था, जाता था, अपना ग्रॉसरी लेके आओ, अपने कुकिंग करना है, तो कुकिंग में मैंने काफ़ी पैसा सेव किया था।
और पार्टी जितना करते थे हम लोग मोस्टली इन हाउस पार्टी करते थे। क्लब वगैरह पार्टी वगैरह करनी है, आउटसाइड करनी है, तो वो भी हम लोग काफ़ी ठीक ठाक से करते थे, तो काफ़ी मैनेज हो जाता था। सो होम कुकिंग, इन हाउस पार्टी, कास्ट शेयर करना। मैंने बहुत सारे चाइनीज़ लोगों का देखा हूँ कि अगर एक पर्सन कार लेता है तो उसको 4 लोग 5 लोग शेयर करते, बट इंडियन लोग इतना शेयर नहीं करते। हमको शेयर करना चाहिए। जैसे वो लोग, उनका देखता था कि एक कार लिया, 5 लोग जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत चीप हैं, और वहाँ से वो लोग 1 मंथ की ग्रॉसरी लेके आएंगे। तो अगर आपने कार रेंट किया, 1 मंथ की ग्रॉसरी चीप प्लेस से लाया और फिर उसको मैनेज करके चलते हैं, सब लोग शेयर करते हैं, तो काफ़ी चीप हो जाता है। सो कार शेयर करना, कार का पार्किंग शेयर करना, इंश्योरेंस कर शेयर करना इज़ ए गुड आइडिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पैसा सेव करती हैं। जैसे हेयर कटिंग का है, हेयर कटिंग कराने जाओगे तो इस टाइम पे कोई भी चीपेस्ट हेयर सैलून में जाते हो तो $25 हेयर कटिंग का लगेगा, प्लस आप $2-3 उसको टिप दोगे, तो ओवरऑल आपकी जो कास्ट है $30 आ जाएगी। घर के पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आप तो पर्सनल कार या तो कैब या तो किसी की हेल्प चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। अगर आप $20-25 का हेयर ट्रिमर खरीद लेते हो तो आप घर पे भी हेयर कटिंग कर सकते हो, एंड एवरी मंथ यू कैन सेव लाइक $30-40। संजू मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे उसका दोस्त पैसा सेव करता है और घर पे ट्रिमिंग करता है और सारा पैसा कलेक्ट करता है बाद में कार खरीदने के लिए। सब लोग ऐसे करते हैं, स्पेशली जिसकी फैमिली होती है। अभी स्पेशली समर है, समीर है, मैं हूँ, अगर चारों लोग, कंचन है, अगर चारों लोग हर मंथ हम लोग हेयर कटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो सबका मिला के हमारा करीब $150 कास्ट हो जाएगा हेयर कटिंग का। तो कंचन 1 in 3 month या 6 month कटाती है, उसको बड़ा बाल है। हम लोग को एवरी मंथ काटना पड़ता है, तो भी हमारा $125 पर मंथ जाएगा। हम ट्रिमर खरीदे हैं जिसकी कास्ट $50 है, घर पे काटते हैं। जो लोग अपने से नहीं काट पाते थे तो हम सब रूममेट आपस में शेयर कर लेते थे, तुम मेरा काट दो, मैं तुम्हारा काट देता हूँ। इंजॉय करने के 2 तरीके हैं। अच्छा, हम मॉल में जाएं घूमने के लिए तो वहाँ पे डेफिनेटली हम अननेसेसरी चीज़ खरीदेंगे। तो मेरे प्रैक्टिस में क्या रहता था, हम चलो किसी पार्क में हम रनिंग करने के लिए जाते हैं, तो नेचर में मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, पार्क में रनिंग वगैरह एक्सरसाइज हो गई और पार्क भी विजिट कर लिया, तो मुझे लगता ओ अच्छा आउटिंग हो गई। डाउनटाउन मुझे क्लब में, रेस्टोरेंट में जाने से, मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के डाउनटाउन दौड़ने जाता था, तो डाउनटाउन मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो रनिंग भी हो गई, घूम भी लिया, सनराइज वगैरह देख लिया, तो काफ़ी फ्रेश फीलिंग आती थी। मॉल में घूमना या रेस्टोरेंट हमेशा जाना दोस्तों के साथ, ये चीज़ें कम थी, बट आउटिंग, जो पार्क में आउटिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें मेरी ज़्यादा थी, तो उसमें मेरा हेल्थ भी अच्छा रहता था, पैसा भी मेरा बचता था। लैब में अक्सर होता है कि कभी आपका काम में या रिसर्च डिले हो गया, आप भूख लग गई तो आपको खाने के लिए चाहिए, तो लैब में हमेशा मैं कॉफ़ी का, चाय का और मिल्क वगैरह या ओट वगैरह मैं हमेशा रखता था। लैब में किचन था, वहाँ पे ले जाके रख दिया, इन केस अगर मुझे भूख लगी तो वहाँ पे मैं खा लिया। काफ़ी बनाना है तो बाहर $4 की मैं काफ़ी खरीदूंगा, वहाँ पे काफ़ी मशीन थी, के कप अपना रखा रहता था, उससे काफ़ी ब्रू कर लिया, या फिर वहाँ पे मिल्क है, मैं मस्त काफ़ी वहीं पे बनाता था। इवन पूरा मैं कैपेचिनो का सेटअप लैब में रखा था। टाइम भी वेस्ट नहीं होता था, क्योंकि बाहर जाएंगे 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना, किसी के साथ वहाँ बैठ रहे हैं तो आधा घंटा 40 मिनट ऐसे निकल जाएगा, तो मेरा पैसा भी बचता था, टाइम भी बचता था। सो व्हाट इज द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो? पहली चीज तो ये कि जितना दिखता है पेपर पे और इंडियन रुपीज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो लगता है बहुत अच्छा पैसा है, इसका 50% भी हम सेव करेंगे तो बहुत ह्यूज मनी हो जाएगा, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। टैक्स कटने के बाद फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो आपका रूटीन खर्चे हैं वो सब के बाद ना आपके पास पैसे बहुत कम बचता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है या बहुत आप खर्चीले पर्सन हैं, बहुत शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। 2 लोग हैं तो डेफिनेटली यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट अगर कोई पर्सन सिंगल है, फैमिली के साथ 1-2 बच्चे हैं, तो इट्स रियली टफ, बट द सेम टाइम सेविंग मनी इज रियली इंपॉर्टेंट। आपके लिए मैसेज ये, हमको किसी भी अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक्स पे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और टैबलेट आया है, मुझे टैबलेट लेना है, जब हम आईफोन लिए हैं और हमारे घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो हमें टैबलेट की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों टैबलेट लेना? 10 साल हो गया, मैं अभी तक टैबलेट नहीं लिया हूँ। आईपैड मुझे बहुत अच्छा लगता है बट नहीं लिया हूँ, क्यों? कि फ़ोन है, डेस्कटॉप है, तो मुझे टैबलेट की क्यों ज़रूरत है? बहुत सारे ट्रेंडी आइटम्स पे हमें बहुत शौक रहता है, बहुत पैसा लगाते हैं, बट एक्चुअली में रियलिटी में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं लेना चाहिए, और मैं वही करता हूँ। अकेले हैं तो यू मस्ट शेयर द रूम। रीज़न,
पहला रीज़न तो आप बहुत पैसा बचाएंगे। दूसरा रीज़न, यहाँ पे इंडिया से आने के बाद हम लोग बहुत होम सिक फील करते हैं, तो आपके पास एक कोई पर्सन होगा जिसके साथ बात कर सकते हैं। नहीं भी बात करेंगे तो लगेगा कि चलो एक पर्सन तो है ना मेरे रूम में, कुछ बोल तो सकता हूँ ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रूम शेयर करना चाहिए। अगर दो लोग हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ हैं, दो डिफरेंट जगह पे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पर्सन फुल रूम ले ले और एक पर्सन शेयरिंग में रहे, और जिसके पास फुल रूम है वहीं पे आप फ्रिक्वेंटली आप दोनों लोग विजिट करो। जो लोग सिंगल पर्सन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, इट्स रियली टफ। आप कैसे सेव करोगे आपके लिए मेरे पास बहुत कम आइडिया है। आप कैसे सेव करोगे मे बी उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। हम लोग इंडिया से आते हैं तो काफ़ी जो मिडिल क्लास के जो लड़के हैं या छोटी सिटीज़ के लड़के हैं, उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो अच्छा नहीं होता है। मेरा भी नहीं था। हम लोग का एक ही गोल होता है, सेव करो बैंक में रखो, सेव करो बैंक में रखो। तो स्टॉक इन्वेस्ट करना या स्टॉक से कैसे अर्न करना ये सब पता नहीं होता है। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना ये सब पता नहीं होता है। या कहीं हम प्रॉपर्टी में, इंडिया में ही किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें कि अगले 2 साल में हमारा पैसा बढ़ जाए, तो हम जो पैसा सेव कर रहे हैं वो ग्रो करें। ये नहीं कि इन्फ्लेशन की वजह से उस पैसे की वैल्यू ही ख़त्म होती जा रही है। और बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अमेरिका में अमेरिकन से किसी से बात करोगे तो ऐसे बोल, ओ ये मेरे बजट में नहीं है, ये मेरे बजट में नहीं है, तो उनको ये बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग को लगता है कि हमें बोलेंगे कि ये मेरे बजट में नहीं है तो मैं गरीब हूँ। नहीं, वो हर एक चीज़ का बजट बनाते हैं। अच्छा, इस काम के लिए इतनी बजट है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। शादी करना है तो इतनी ही बजट में करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो हम लोग को हर एक चीज़ का बजट सेट करना चाहिए कि ग्रॉसरी का ये मेरा बजट है, शॉपिंग का ये मेरा बजट है, पर्सनल इंटरटेनमेंट का ये बजट है। हर एक चीज़ का बजट सेट करके करें और इतना हमारा सेविंग का बजट, तो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट, फ्यूचर में कैसे इसको और ग्रो करने हैं सेविंग मनी को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आते हैं यूएस में एंड फर्स्ट डे से वो बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं कि हमें 5 ईयर तक मुझे इतना पैसा सेव करना ही है, घर खरीदने के लिए, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए। तो एक गोल बना के चले, फाइनेंशियल गोल, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। वैसे ही मैंने मल्टीपल गोल बनाया था कि मुझे इंडिया में घर बनाना है, तो काफ़ी पैसे सेव हुआ। मम्मी के लिए कुछ करना था, वो सेव हुआ। फिर मैंने गोल बना लिया था कि इतना कि मुझे प्लॉटिंग ज़मीन लेना है, इंडिया में इतना पैसा सेव करो, तो एकदम बहुत सीरियस होकर सेव करता था। तो जो गोल बनाया था ना, तो काफ़ी अच्छा रहा, हेल्पफुल रहा। अगर आप अपने मेन जॉब के साथ साथ कोई साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सीखना चाहते हैं, फ्यूचर में आपका रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, कोई बिजनेस खोलने का मन है, तो उसके लिए आप पर डे 2 घंटे टाइम दीजिए। फ्यूचर में जाके जब आप काम करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न आ सकता है। अगर आपके बच्चे हैं, सेव करना चाहते हैं, तो डे केयर में भेजने की बजाय अगर किसी नोन फ्रेंड के घर में देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 50% पैसा सेव कर सकते हैं और होम केयर ख़राब नहीं होता है। अगर आप किसी अपने दोस्त के पास भेज रहे हैं, नोन दोस्त है, वो घर पे रहती है, तो वो लोग काफ़ी अच्छे से केयर करते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा क्लोजली देखते हैं और वो अच्छा लगता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। डे केयर से ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे होम केयर। तो जो मेरे दोस्त थे जिनके पास मैं देता था, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो चाइल्ड केयर में आप पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आप सिंगल अर्निंग है, आपका जो पार्टनर है घर पे हाउस वाइफ है, हाउस हस्बैंड की तरह है, तो आप एक काम भी कर सकते हैं। आपका कोई नॉन सर्किल में है जो पर्सन डे केयर भेजता है, उससे बोल सकते हैं कि डे केयर भेजने की बजाय हमारे पास दो, 50% कम देना, मैं तुम्हारे बच्चे को देखूंगी और अच्छा रहेगा। आप अर्निंग भी कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे लीगल है कि नहीं लीगल है। आप दोस्त हो, एक दूसरे से जानते हो, तो ये म्यूचुअल हो जाता है, जो हेल्प की तरह। लोग कैश देते हैं, कैश लेते हैं। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं घर पे खाना बना के दूसरे को बेचती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बिजी प्रोफेशनल है उनको घर का बना फूड चाहिए, फ्रेश फूड चाहिए। उनको फ्रोजन फूड खाते खाते हालत ख़राब हो गई है, तो बहुत सारी हाउस वाइफ से वो लोग खरीदते हैं। काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं क्योंकि सेट कर देते हैं कि हम हफ्ते में इतना खाना देंगे, आप पर डे $10 का हमारे यहाँ। कुकिंग करके बेचना काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, बट अगर आपका कुकिंग में सब में बहुत शौक़ है, कुछ पैसा निकालना चाहते हो, तो नॉट ए बैड आइडिया। बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग इसको लार्ज स्केल पे यहाँ पे कंपनी की तरह खोले हुए हैं, और एक पर्सन पूरा डिलीवरी करता है, टिफ़िन डिलीवरी की तरह यूएस में। ऐसे मैंने पैसा सेव किया और गांव में अच्छा घर बनाया, मम्मी के लिए कार खरीदा, भाई के लिए बाइक, पापा के लिए बाइक, बहन की शादी करना, कुछ बैंक अकाउंट में भी पैसे सेव करना। तो इट्स रियली टफ, बट यस डेफिनेटली आपको डिसाइड करना है कि आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए
सेविंग मनी कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।